Okay, hello friends. So today we will discuss about the enzyme immobilization, which is the second chapter of pharmaceutical biotechnology. तो एंजाइम इम्यूलाइजेशन बेसिकली अगर हम थोड़ा सा डिफ़ाइन करें तो ये होगा कि किसी भी एंजाइम को इम्यूलाइज करना मींस प्रिजर्व करना, उसको सेफ रखना और कुछ क्राइटेरिया, कुछ पैरामीटर्स को देखते हुए, जैसे कि उसकी एक्टिविटी तो लॉस नहीं हो रही है, उसकी रिएक्टिविटी पावर तो कम नहीं हो रही है, उन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हम एंजाइम्स को प्रिजर्व करते हैं और फर्दर मोर टाइम में यूज़ करते हैं, सेफ करके रखते हैं और एज अ कैटालिस्ट आगे यूज़ करते हैं। तो इस एंजाइम्स को, उन सारे एंजाइम्स को जो प्रिजर्व करने की जो प्रोसेस होती है, सेफ रखने की जो प्रोसेस होती है, मेथड्स होते हैं, उसको बोलते हैं एंजाइम इम्यूलाइजेशन। तो एंजाइम्स क्या होते हैं बेसिकली? एंजाइम्स आर प्रोटीन्स कह सकते हैं हम। तो एंजाइम्स आर अ काइंड ऑफ प्रोटीन विच प्रोड्यूस द रिएक्शन रेट, मीन्स एज अ कैटालिस्ट वी यूज़ करते हैं हम एंजाइम्स को। रिएक्शन रेट को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं और घटा देते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शंस को। तो बेसिकली एंजाइम्स के बारे में नहीं जानना है, क्योंकि ऑल ऑफ यू नो वेल अबाउट द एंजाइम्स। हमें पढ़ना है टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर एंजाइम इम्यूलाइजेशन। तो इम्यूलाइजेशंस का मीन्स क्या होता है? इम्यूलाइजेशन जो वर्ड है आपका, इसका मीन्स होगा कन्फाइंड करना। कन्फाइंड का मीन्स होता है अगर कोई भी एंजाइम मूवमेंट कर रहा है किसी भी लिविंग सेल में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो उसकी मूवमेंट को हम क्या कर देंगे? स्टॉप कर देंगे। मीन्स उसको एक्टिविटी तो उसकी रहेगी, एक्टिव तो वो रहेगा, बट उसको हम क्या कर देंगे? उसकी मूवमेंट को उस स्पेस में क्या कर देंगे? स्टॉप कर देंगे और उसको वर्ड दे देते हैं एंजाइम इम्यूलाइजेशन। तो बेसिकली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं एक डेफिनेशन देकर, द मेथड और प्रोसेस इन विच we confined the particular enzymes in the laboratory with physical and chemical method is known as enzyme immobilization। क्लियर? तो ये डेफिनेशन हो जाएगी, द मेथड और प्रोसेस इन विच वी कन्फाइंड द पर्टिकुलर एंजाइम in the laboratory with physical or chemical methods is known as the enzyme immobilization। तो दो वर्ड्स थे यहाँ पे, एक एंजाइम और एक इमोबिलाइजेशन। कंफर्म हो गया होगा कि इमोबिलाइजेशन क्या है और एंजाइम्स क्या है। अब इसकी डेफिनेशन तो हमने देख ली, अब मेथड्स क्या होते हैं प्रिजर्वेशंस के, कन्फाइनमेंट के मेथड्स क्या हैं, क्या प्रोसीजर है, वो सब देखना है। तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ द कन्फाइनमेंट ऑफ द एंजाइम्स। कौन कौन से हैं? एक तो हम टू मेथड्स हैं हमारे पास, एक होगा फिजिकल मेथड और एक होगा केमिकल मेथड। फिज़िकल मेथड में हम फिज़िकली एंजाइम्स को क्या करेंगे? स्टॉप कर देंगे, उसके जिस स्पेस में वो मूव कर रहा होगा उस स्पेस में क्या कर देंगे? फिज़िकली उसको
स्टॉप कर देंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मैकेनिज्म, डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिज्म। जैसे अगर क्लासिफिकेशन देखें हम इसका, फिज़िकल एंड केमिकल का तो हो जाएगा। फिज़िकल और केमिकल कितने टाइप्स के मेथड्स होते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं और क्या प्रोसीजर होता है, वो सब जानेंगे। तो फिज़िकल मेथड जो होते हैं वो होते हैं आपके एडजॉर्प्शन, इंट्रैपमेंट एंड इनकैप्सुलेशन। केमिकल मेथड जो होते हैं वो हमने 2 टाइप से कंसीडर किए हैं यहाँ पे, कोवैलेंट बॉन्डिंग एंड क्रॉस लिंकिंग। तो ये 5 जो है मैकेनिज्म हैं, 5 मेथड्स हैं टू इमोबिलाइज एनी काइंड ऑफ एंजाइम, एडजॉर्प्शन, entrapment, encapsulation which is lies in the physical method, and covalent bonding and cross linking which is lies in the chemical method। तो 1 by 1 इनको हम समराइज़ करते हैं, 1 by 1 इनके बारे में जानते हैं, किस तरीके से कौन सा मेथड काम करता है और क्या होते हैं। तो बेसिकली वी आर डिस्कस अबाउट द एडजॉर्प्शन, सो बिफोर नोइंग द एब्जॉर्प्शन मेथड वी शुड नो अबाउट द एडजॉर्प्शन वर्ड। तो क्या मीन्स होता है एडजॉर्प्शन का? देयर आर 2 वर्ड्स, कंफ्यूज मत होना, एक होता है एब्जॉर्प्शन और एक होता है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स सिंपली होता है, सपोज दिस इज द सरफेस और इस पे अगर कोई वाटर ड्रॉप्स डाली जाए और उसको वो सक कर लेता है अगर कोई भी सरफेस, तो वो होता है एब्जॉर्ब करना, यानी कि एब्जॉर्प्शन। एंड वी आर डिस्कस हेयर अबाउट द एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन का मीन्स ही हो जाएगा, अगर कोई भी पानी की ड्रॉप्स या कोई भी फ्लूइड या कोई भी सब्सटेंस इस पर हम डालें और वो एब्जॉर्ब ना होकर उसकी सरफेस भी एडहेर हो जाए, मतलब ऊपर ही उसके बॉन्डिंग कर ले, ऊपर ही उसके चिपक जाए, तो उसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। सो नाउ हेयर वी आर डिस्कस अबाउट द एडजॉर्प्शन। किस तरीके से? अब एक वर्ड आता है कैरियर और सपोर्ट भी बोलते हैं हम। कैरियर और सपोर्ट जो हो जाएंगे, जैसे जिस पे ऐड हो रहा है एंजाइम्स, एंजाइम प्रोटीन हम जिस पे ऐड कर रहे हैं, जिस सरफेस पे ऐड कर रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं कैरियर या सपोर्ट। जैसे सपोज़ ये कोई कैरियर है और ये कोई एंजाइम है, मैंने इस पे क्या करा दिया, इसको एडहेयर करा दिया और इसकी क्या है, एडहेयरनेस हो गया, ये इस पे एडजॉर्ब हो गया विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, तो इसको हम बोलेंगे एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से एडजॉर्ब होते हैं केमिकल्स, तो इसको हम कह सकते हैं इन दिस प्रोसेस द सपोर्ट हैज़ द डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल बॉन्ड्स एक्टिविटी सच एज हाइड्रोजन बॉन्ड, वान डर वाल्स बॉन्ड, वान डर वाल्स फोर्सेस, जो क्या करते हैं, किसी भी एंजाइम की केमिकल इंटरेक्शन, एंजाइम से केमिकली इंटरेक्ट होकर एक बॉन्ड डेवलप करते हैं, जिसको हम वीक बॉन्ड्स भी बोलते हैं, और एडहेयर कर लेते हैं, एडजॉर्ब कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंजाइम एडजॉर्प्शन इमोबिलाइजेशन। सपोज दिस इज सपोर्ट और this is enzyme, this is enzyme, and these all kind of enzymes create a hydrogen bond between the supports and create a van der Waals bond between the supports, and supports or carrier molecules adhere the enzymes, this is known as the adsorption। simple। तो एडजॉर्प्शन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं क्लियरली कि कोई भी एंजाइम्स मॉलिक्यूल होगा और वो सपोर्ट पे अटैच हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द वीक बॉन्ड्स, वीक फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड बेसिकली वान डर वाल्स बॉन्ड। ये तो एडजॉर्प्शन हो गया।
दूसरा आता है इंट्रैपमेंट। तो इंट्रैपमेंट क्या हो जाएगा, ये भी फिजिकल फैक्टर होगा दूसरा। इंट्रैपमेंट भी एक वर्ड अपने आप में बता रहा है कि अपने आप को डिफाइन कर रहा है खुद कि इंट्रैप का मीन्स क्या होता है। इंट्रैप का मीन्स ये होता है कि कोई भी रेटिकुलेट है, कोई भी रेटिकुलम स्ट्रक्चर है, मीन्स कोई भी जाल है इस तरीके से बना हुआ, सिंपल समझ लें, एक रेटिकुलम स्ट्रक्चर है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें क्या करेगा, एंजाइम्स जो होंगे, जो एंजाइम सब्सटेंसेस होंगे वो उसके अंदर क्या करेंगे, इंट्रैप्ट कर जाएंगे। अब इसकी एडवांटेजेस होती हैं कुछ, जैसे कि एडवांटेजेस ये होनी चाहिए इन इंट्रैप्ट मेथड, जो एंजाइम्स होता है उसका, जो इंट्रैपमेंट नेट होता है, जो रेटिकुलेट होता है, उसका पोर साइज़ जो है डिपेंड करता है एंजाइम्स पर कि किस पोर साइज़ के इंट्रैपमेंट मेथड में, किस पोर साइज़ के रेटिकुलेट में किस साइज़ का एंजाइम क्या करेगा, इंट्रैप्ट करेगा। ये तो इसकी एक एडवांटेज है। और दूसरी चीज़, किस तरीके से जो है कोई भी एंजाइम इंट्रैप्ट करता है, कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती है, कौन सा केमिकल अटैचमेंट होता है, किस तरीके से केमिकली वो जुड़ते हैं किसी भी इंट्रैपमेंट रेटिकुलेट नेट में। तो बेसिकली क्या होगा, जो रेटिकुलेट होता है, जो हम मैट्रिक्स बनाते हैं, इसको हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं बेसिकली, जो सपोर्ट होता है या कैरियर होता है उसको मैट्रिक्स ही बोलेंगे। तो जो मैट्रिक्स होगा वो होता है आपका पॉलीएक्रिलामाइड जेल का और फाइबर्स का। तो पॉलीएक्रिलामाइड जेल्स अगर आप लोगों ने पहले सुना होगा, तो पॉलीएक्रिलामाइड जेल्स जो होता है वो न्यूट्रल जेल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो चार्ज नहीं होगा इसका मीन्स कोई भी केमिकली एडेयर तो हो नहीं रहा है, वो आयनिक या कोवालेंटली या नॉन कोवालेंटली किस तरीके से नहीं, बस जिलेटिनस और फाइब्रस की फॉर्म में क्या करेगा, एंजाइम्स को इंट्रैप्ट कर लेगा। अगर एक एग्जांपल दूं मैं, जैसे चाय हम पीते हैं डेली सुबह में, तो चाय को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम, जो भी उसकी चाय होती है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं विद दी हेल्प ऑफ दी नेट, या कि छलनी बोलते हैं हम उसको, उसके थ्रू अलग कर लेते हैं। तो जो अलग एक्सट्रैक्ट होता है वो हमने अलग कर लिया, और कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस, कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उस नेट में फंस जाते हैं। इसी तरीके से जो एंजाइम्स होता है वो ऑन दी बेसिस ऑफ पोर साइज उस इंट्रैपमेंट नेट के अंदर क्या कर जाता है, एडर कर जाता है, उसमें क्या कर जाता है, कन्फाइंड कर जाता है। और इस मेथड को कैरी आउट कराने के लिए, प्रोसीड कराने के लिए हम यूज़ करते हैं पॉलीएक्रिलामाइड जेल, यानी कि PAG भी बोलते हैं हम उसको, पॉलीएक्रिलामाइड जेल। तो ये तो हमारा जिलेटिनस फाइबर्स होते हैं, पॉलीएक्रिलामाइड जेल्स। तो इसको यूज़ करके किसी भी एंजाइम्स की मूवमेंट को, किसी भी एंजाइम्स के स्पेस मूवमेंट को हम इंट्रैप्ट कर सकते हैं, और इसको बोलते हैं एंजाइम इंट्रैपमेंट इमोबिलाइजेशन। तो दो मेथड्स हो गए हमारे पास। अगर तीसरे मेथड की बात की जाए तो वो होता है इनकैप्सुलेशन। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है, सबसे ज़्यादा रिलायबल मेथड है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे उस तरीके के एंजाइम्स को एडजॉर्प्शन में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड को डेवलप कर रहा है, जो वांडर वाल वीक बॉन्ड को, वीक फोर्सेस को कैरी आउट कर रहा है, उसी टाइप्स के एंजाइम्स को हम एडजॉर्ब कराते हैं। इंट्रैपमेंट में कुछ पोर साइज बेस्ड एंजाइम्स लेते हैं कि स्मॉल साइज़ का होगा या एक पर्टिकुलर साइज़ का होगा, तभी हम उसका इंट्रैपमेंट करा सकते हैं। बट इनकैप्सुलेशन मेथड में हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। इनकैप्सुलेशन का जो मेथड है उसमें बेसिकली ये देखते हैं कि हम any size of the enzyme, any amount of the enzyme, any volume of the enzyme हम इनकैप्सुलेशन में यूज़ करते हैं। एक वाइड अगर एंजाइम है, बड़ा कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, तो हम उसका इमोबिलाइजेशन किसी इनकैप्सुलेशन मेथड के थ्रू करेंगे। अगर किसी एंजाइम्स का वॉल्यूम ज़्यादा है या किसी एंजाइम का अमाउंट ज़्यादा है, तो उसमें हम यूज़ करते हैं मेथड्स ऑफ द इनकैप्सुलेशन इमोबिलाइजेशन। एक फिज़िकल मेथड है, तो इनकैप्सुलेशन इमोबिलाइजेशन का यूज़ करते हैं। अब
इनकैप्सुलेशन इमोबिलाइजेशन किस बेस पर काम करता है, किस तरीके से काम करता है, उसका क्या एम होता है। तो इनकैप्सुलेशन का मीन्स दो वर्ड हैं, सिंपल सा, कैप्सुलेशन। कैप्सुलेशन का मीन्स यू ऑल नो कि एक कैप्सूल डेवलप करेंगे, हम एक कैप्सूल बनाएंगे और उस कैप्सूल के अंदर जो भी हमारा डिज़ायर्ड एंजाइम्स होगा, जो भी हमारा प्रिजर्व्ड एंजाइम होगा जिसको हम स्टोर करना चाह रहे हैं, वो उस कैप्सूल के अंदर क्या कर देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे, उसको इंसर्ट करा देंगे और एंजाइम्स को सेफ रख देंगे। तो किस तरीके से, सपोज़ दिस इज़ कैप्सूल, एक सर्कुलर कैप्सूल बना दिया मैंने, और ये कैप्सूल क्या करेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है क्योंकि इसमें पोर साइजेस होते हैं और ट्रांसमिशन होता रहता है। तो ये कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स को हमने क्या करा दिया, इनकैप्सुलेट करा दिया। अब एक सवाल उठा होगा आपके माइंड में, आपके जहन में, कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो किस मॉलिक्यूल की, किस सब्सटेंस की बनी हुई हो सकती है। तो यहाँ पे यूज़ करते हैं बेसिकली नाइलॉन की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी, बिकॉज ऑफ द पोर साइज। तो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो होती है नाइलॉन की, नाइलॉन। तो इनकैप्सुलेशन में सबसे पहले मैंने एडवांटेजेस बताई थी आपको कि जो इनकैप्सुलेशन होता है उसमें एडवांटेजेस ये होती है कि एनी अमाउंट, एनी वॉल्यूम, एनी कॉन्सेंट्रेशन के हम एंजाइम को इनकैप्सुलेट करा देते हैं फॉर द इमोबिलाइजेशन, फॉर द स्टॉपिंग ऑफ द कन्फाइनमेंट, और इंट्रैपमेंट में हम यूज़ करते हैं एज अ मैट्रिक्स जो है पॉलीएक्रिलामाइड जेल एंड फाइबर्स। इसमें जो सपोर्ट होता है वो वान डेर वाल बॉन्ड और हाइड्रोजन, वान डेर वाल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड को इन्हेंस करता है, कैरी करता है। तो ये तीन फिजिकल मेथड हैं। फिजिकली हम इस तरीके से एंजाइम को इमोबिलाइज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं, किस तरीके से हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, किस तरीके से उसको इलस्ट्रेट कर सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं। तो केमिकल मेथड्स दो तरीके के होते हैं, मैंने बताया अभी क्लासिफिकेशन में कौन कौन से होते हैं। एक तो क्रॉस लिंकिंग और एक कोवैलेंट बॉन्डिंग। केमिकल मेथड की बात करी जाएगी तो उसमें ए हो जाएगा आपका कोवैलेंट बॉन्डिंग और बी हो जाएगा आपका क्रॉस लिंकिंग। If we are discussing about the covalent bonding and cross linking, then we should understand about the chemical structure of the enzyme. Chemically हमको नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से कौन एंजाइम्स किस सबस्ट्रेट के साथ में, किस कैरियर के साथ में, किस सपोर्ट के साथ में अपनी वैलेंसी को एक्सप्रेस कर रहा है, अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो एंजाइम्स आर प्रोटीन, यू ऑल नो। प्रोटीन सब्सटेंसेस हैं, प्रोटीन सब्सटेंसेस हैं, केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं। तो वो सारे मॉलिक्यूल्स, वो सारे एंजाइम्स के केमिकली मॉलिक्यूल्स अपने आप को इंटैक्ट करते हैं एक सपोर्ट्स एरिया से और डेवलप करते हैं वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड। तो सपोज वी आर डिस्कस अबाउट द कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग में हो जाएगा आपका दिस इज द सपोर्ट और कैरियर एंड दिस इज द एंजाइम। सिंपल है। तो किसी भी कैरियर से अपनी तो suppose this is carrier and this is enzymes. So in enzymes attachment with the carriers,
तो किस तरीके से अटैच्ड होंगे? विद द हेल्प ऑफ द कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो एक कोवैलेंट बॉन्ड को जनरेट करेंगे बीच में, और विद द हेल्प ऑफ द कोवैलेंट बॉन्डिंग एडिरेशन होगा यहाँ पे एंजाइम्स का, और उसको हम इम्यूबलाइज्ड कर लेंगे। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द कोवैलेंट बॉन्डिंग इम्यूबलाइजेशन। तो ये हम जो है बेसिक पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, केमिकली हम देखेंगे बिकॉज दिस इज़ द केमिकल मेथड। तो एंजाइम्स की केमिस्ट्री हमें पढ़नी पड़ेगी कि कौन सा एंजाइम्स कोवैलेंट बॉन्ड जनरेट करेगा, किस सबस्ट्रेट के साथ में, या किस कैरियर के साथ में, या किस सपोर्ट के साथ में। जहाँ पे एंजाइम्स ऐड होता है उसको हम बोलते हैं सपोर्ट या कैरियर या मैट्रिक्स। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग में हमें केमिस्ट्री जाननी होगी एंजाइम्स की, तो इस पे एक वीडियो लेकर आऊँगा पर्सनल कि कोवैलेंट बॉन्डिंग किस तरीके से होती है इन द प्रोसेस ऑफ केमिकल मेथड ऑफ द इम्यूबलाइजेशन बाय द कोवैलेंट बॉन्डिंग। दूसरा जो आता है वो है क्रॉस लिंकिंग, बी। क्रॉस लिंकिंग क्या होगा? क्रॉस लिंकिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूल लिंकिंग। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास एंजाइम के। सपोज़ मैं डायग्रामेटिक अगर आपको प्रेजेंटेशन दूं तो मेरे पास ये ड्रैगन जो है ड्राइगोमेट्रिक प्रेजेंटेशन हो सकता है आपके लिए। इसमें ना मुझे सबस्ट्रेट की ज़रूरत पड़ेगी, ना मुझे किसी कैरियर की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ जो इंटर मॉलिक्यूल्स होंगे एंजाइम्स के आपस में ही क्या करेंगे, एक इंटरेक्शन डेवलप कर लेंगे, एक केमिकल इंटरेक्शन डेवलप कर लेंगे और बनाएंगे इंटर मॉलिक्यूल्स, इंटर बॉन्ड्स, जिसको हम आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, जिसको हम कोवैलेंट नॉन कोवैलेंट बॉन्ड में भी वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को इंटरेक्ट कर सकते हैं और क्लस्टर बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस लिंकर्स क्लस्टर। और इस मेथड को हम बोलते हैं इमोबिलाइजेशन मेथड बाय द क्रॉस लिंकिंग विच इज़ लाइज इन द केमिकल मेथड ऑफ इमोबिलाइजेशन। तो ये तो क्रॉस लिंकिंग हो गया। इसको भी हम बेसिक ही समझेंगे, क्या बॉन्ड बनते हैं क्या नहीं बनते हैं। एक ट्यूब की हेल्प से, एक ट्यूब में हम इंसर्शन कराते हैं इस पूरी प्रोसेस का, और लिंकर्स को भी ऐड करते हैं, केमिकल लिंकर्स को। वो क्या करते हैं, लिंकिंग करा देते हैं, क्रॉस लिंकिंग करा देते हैं आपस में, और एक नया सबस्ट्रेट बना देते हैं जिसकी एक्टिविटी सेम होती है, जिसकी रिएक्टिविटी पावर सेम होती है। जो पहले एंजाइम्स था वैसे ही उसकी एंजाइम्स की रिएक्टिविटी पावर होगी, वैसे ही उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, वैसा ही उसका पीएच वैल्यू और जो भी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी सेम होंगी। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से समझ लेंगे क्रॉस लिंकिंग को। इसके बाद हमने कवर कर लिया है फिज़िकल, केमिकल में क्रॉस लिंकिंग भी कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। 3 टर्म है मेरे पास, एक तो एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम इम्यूबलाइजेशन, एक एडवांटेज ऑफ एंजाइम इम्यूबलाइजेशन और एक डिसएडवांटेज ऑफ एंजाइम इम्यूबलाइजेशन। एप्लीकेशन क्या हो सकती हैं? तो वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल साइंस, यानी बी फार्मा, डी फार्मा और बायोलॉजिकल साइंस। तो हम एप्लीकेशन में अगर एंजाइम इम्यूबलाइजेशन को देखें तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ किस लिए होती है? सबसे पहले हमने जाना कि एंजाइम्स आर द बायोकैटालिस्ट विच enhance the rate of reaction, which emit the rate of reaction। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में जो एंजाइम इम्यूबलाइजेशन करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि एक बार में बहुत सारे एंजाइम्स को हम स्टॉप कर लेंगे, बहुत सारे एंजाइम्स को हम कन्फाइंड कर लेंगे, और ज़रूरत पड़ने पे जैसे जैसे जिस रिएक्टर में, जिस रिएक्शन में जिस एंजाइम्स की ज़रूरत होगी उसको हम यूज़ करते रहेंगे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में। फूड कंपनीज़, जैसे बेवरेजेस वगैरह बनाते हैं तो बायोकैटालिस्ट की ज़रूरत पड़ती है
किसी भी प्रोसेस में फर्मेंटेशन वगैरह कराते हैं तो एंजाइम्स की ज़रूरत भी पड़ती है माइक्रोब्स के साथ में। तो फूड कंपनीज़ में भी हम अप्लाइड कर सकते हैं किसी भी इमोबिलाइजेशन एंजाइम को। और जो इमोबिलाइज्ड वर्ड आता है यानी कि फर्दर मोर जो एंजाइम्स हमने इमोबिलाइजेशन कर लिया है जिनका, उसको बोलते हैं इमोबिलाइज्ड, यानी कि वो एंजाइम जो इमोबिलाइजेशन के थ्रू बनाया गया है। तो इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स को हम यूज़ करते रहते हैं रिसर्च लाइन में। इमोबिलाइज्ड एंजाइम का यूज करते हैं एज अ बायोकैटालिस्ट, एज अ फैक्टर ऑफ द रिएक्शन, एज अ फैक्टर ऑफ एंजाइम्स, कि किस तरीके से आज मेरे पास कोई एंजाइम है, कल मैं उसको प्रिजर्व नहीं कर पाया, कल मेरे पास नहीं होगा, उसकी रिएक्टिविटी पावर ख़त्म हो जाएगी या क्या नहीं। तो उसके लिए इमोबिलाइजेशन यूज़ करके मैं रिसर्च लाइन में भी एंजाइम्स को यूज़ करता हूँ। एडवांटेजेस की बात अगर की जाए, एडवांटेजेस ये हो सकती है कि एंजाइम्स को आइसोलेट करना बहुत कॉस्टली प्रोसेस होती है। तो सिंगल टाइम में हमने कोई भी एंजाइम्स को अगर आइसोलेट कर लिया है, बना लिया है विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोब्स, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसीजर ऑफ द लेबोरेटरी, तो हमारे पास ये एडवांटेज है कि हमने रैपिडली उसको बनाकर उसको इमोबिलाइज्ड कर लिया और फर्दर मोर उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये तो एडवांटेज हो गई। डिसएडवांटेज में अगर किसी भी प्रोसीजर को अगर हमने फॉलो नहीं किया, जैसे कॉन्सेंट्रेशन का ख्याल नहीं रखा एंजाइम्स की, तो उसकी एक्टिविटी पावर ख़राब हो जाएगी। ज़्यादा अच्छे से इनकैप्सुलेशन नहीं किया, सही मटेरियल्स यूज़ नहीं किया, तो मटेरियल्स मीन्स सही हमने केमिकल्स यूज़ नहीं किए, तो डिसएडवांटेज हमारे लिए हो सकती है। अगर हमने चेकअप नहीं किया तो डिसएडवांटेजेस हो सकती है। तो डिसएडवांटेजेस का जो ग्राफ है वो इन कंपैरिजन ऑफ एडवांटेजेस वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, कम है। तो एडवांटेजेस ये हैं, एडवांटेजेस बहुत सारी हैं, एप्लीकेशन भी बहुत सारी हैं, बट वी हैव अ लिमिटेड सिलेबस, तो हमें बस काफ़ी है हमारे लिए इतना, हम इतना करके भी अच्छा कर सकते हैं रिज़ल्ट में अपने। डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, एप्लीकेशन, इसको भी यही है कि फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में आ रहा है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में, फार्मास्यूटिकल साइंस में, फार्मास्यूटिकल रिसर्च में हम यूज़ करते हैं और जानते हैं, और डेली एंड डेली फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में यूज़ होता है। फर्दर मोर दी प्रोडक्शन को हाई करता है। जिस टाइम पे हमें ज़रूरत पड़ती है उस टाइम हम इमोबिलाइज्ड एंजाइम का यूज़ करके अपनी प्रोसेस को कैरी आउट करा सकते हैं, प्रोसीड करा सकते हैं। तो इतना ही था आज के लिए एंजाइम इमोबिलाइजेशन में। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अच्छा लगा हो अगर थोड़ा सा भी तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।